हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। कितना बुरा लगता है ना जब आपकी सैलरी का मेजर पार्ट डिडक्ट कर लिया जाता है एज अ टीडीएस और आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द मंथ सिर्फ कुछ ही परसेंटेज आपकी सैलरी का आपको रिसीव होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर को जितना टीडीएस आपकी सैलरी पर बनता है उतना 31 मार्च से पहले पहले डिडक्ट करना होता है। अब यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट्स की प्रैक्टिस होती है कि वो स्टार्टिंग से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कितना टीडीएस बनेगा और वो हर मंथ उसको 12 से डिवाइड करके काटना शुरू कर देते हैं। बट कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे भी हैं जो ये कैलकुलेशन आफ्टर 6 मंथ्स या 7 मंथ जब ईयर एंड होने वाला होता है तब ये एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं। फिर उसके बाद आप नोटिस करिएगा आपकी सैलरी का मेजर पार्ट कटने लगता है टीडीएस का। तो जब मेजर पार्ट टीडीएस का डिडक्ट होने लगता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। तो इसी चीज से बचने के लिए आपके पास बहुत सारे टैक्स टूल्स होते हैं। आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। टैक्स सेविंग करने के बाद उस टैक्स सेविंग को अपने एम्प्लॉयर को टाइमली इंटीमेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम गलती क्या करते हैं, हम लोगों ने टैक्स सेविंग तो कर ली बट अपने एम्प्लॉयर तक ये बात नहीं पहुंचाते हैं कि हमने इस जगह पे टैक्स सेविंग करी है, सो दैट वो टीडीएस की कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली करे और आपका जो टीडीएस है सैलरी में से वो कम डिडक्ट हो। या फिर इस बार एक नया प्रोविजन आया है जिसके बारे में मेनली आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, दैट इज फॉर्म 12B AA, जिसमें कि अगर आपने पूरे साल में कोई कार परचेज करी है या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल करी है या फिर मैं ये कहूं कि आपने कोई कैश विड्रॉल किया है बैंक से जिससे कि आपके ऊपर टीसीएस डिडक्ट हुआ है, तो उस टीसीएस का क्रेडिट भी आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू क्लेम कर सकते हैं और उतने अमाउंट से आपका टीडीएस जो है कम डिडक्ट होगा। तो यही सारी पेनफुल सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो टोटली है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपका पेन यहाँ पे बताया कि एक टैक्स पेयर का या फिर एक एम्प्लॉय का सबसे बड़ा पेन क्या होता है, तो उसके सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग करें। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो आपके पास बहुत सारे टूल है टैक्स सेविंग के। आप एटीसी के अंदर 1,50,000 रुपीज तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। देन आप एटीडी यानी कि मेडिक्लेम वगैरह ले सकते हैं अपना अपनी फैमिली का, वहां आप 50,000 रुपीज तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं। देन आप नेशनल पेंशन फंड एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग से आपको 50,000 की रिडक्शन यहाँ पे मिलेगी। आप डोनेशंस की, जो आपने डोनेशंस करते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में छोटी मोटी डोनेशंस भी करते रहते हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि हमें उसकी रिडक्शन भी मिल जाएगी। आप उन डोनेशंस की रिसीट को संभाल के रख सकते हैं और जब भी आपका एम्प्लॉयर आपसे डिक्लेरेशन मांगे कि आप बताइए कि आपकी कहाँ कहाँ पे टैक्स सेविंग है, वहां पर आपको हर चीज फिल करके देनी है अच्छे से, ताकि एम्प्लॉयर जब भी आपकी टैक्स की कैलकुलेशन करे इन सब चीजों को ध्यान में रखे और आपका टैक्स कम से कम डिडक्ट हो। या फिर इसमें आप जो है लोन का भी पॉइंट ऑफ व्यू यूज कर सकते हैं कि आपने होम लोन ले रखा है उसकी भी आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के पास बहुत सारे टूल हैं जिसके थ्रू वो अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस भी बनी हुई है, मेरे चैनल पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि ऑल टैक्स रिजीम में आप टैक्स सेव कैसे कर सकते हैं तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सेम एज अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम में भी आप टैक्स सेव कर सकते हैं। आपके पास कुछ ही टूल्स होते हैं टैक्स सेविंग के, बट आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने अपनी रिसेंट वीडियो बनाई थी, वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अगर आप वो वीडियो चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो ये तो थी टैक्स सेविंग की बात कि आप ओल्ड में भी कर सकते हैं और न्यू में भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को फेस करना पड़ रहा है चैलेंज, अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं तो, कि कुछ जो एम्प्लॉयर है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग उनसे डिक्लेरेशन नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने अब न्यू टैक्स रिजीम को एज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेट कर दिया है। आपकी जो टैक्स फॉर्म्स हैं उस पर भी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेट होके आती है। बट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेट होके तो आ जाती है बट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को भी ऑप्ट कर सकते हैं ड्यू डेट से पहले पहले। बट इन दिस केस कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं विद दिस ऑप्शन कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको डिफॉल्ट कर दिया गया है, तो एम्प्लॉयर को एज सच कोई
ड्यूटी नहीं है एम्प्लॉयर की वो अब भी एम्प्लॉय से पूछे कि आप ओल्ड में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, ओल्ड में जाएंगे तो आप प्रूफ दीजिए। तो अब एम्प्लॉयर इतना पेन नहीं ले रहा है। अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही टीडीएस डिडक्ट करके आगे डिपॉजिट करा देता है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होती है, डिडक्शन ज्यादा अलाउ होती है, तो वहां पे एम्प्लॉयर को ज्यादा पेन लेना पड़ता था। बट न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर देने के बाद एम्प्लॉयर इतना पेन नहीं ले रहे हैं। स्टिल अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे डिक्लेरेशन मांगता है और आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ज्यादा डिडक्ट ना हो, तो एक फॉर्म होता है आपका 12BB। ये होता है आपका फॉर्म जो आपको एम्प्लॉयर को साइन करके देना होता है, फिल करके देना होता है। 12BB फॉर्म, अभी तक ये फॉर्म हम फिल करके देते थे अपने एम्प्लॉयर को एज अ डिक्लेरेशन कि कहाँ कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है। फॉर्म भरना बहुत ही ज्यादा ईजी है। ये फॉर्म आपका यूजुअली मिड ऑफ द ईयर में आपसे लिया जाता है। कुछ कॉर्पोरेट्स में स्टार्टिंग में भी ले लेते हैं, बट कुछ कॉर्पोरेट्स में क्योंकि एम्प्लॉय की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ईयर एंड होने तक वो सारी अपनी टैक्स प्लानिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है अकॉर्डिंगली, तो मिड ऑफ द ईयर भी ये ली जाती है। ये वीडियो मैंने इस टाइम पे इसीलिए बनाई है क्योंकि ये टाइम बिल्कुल सही टाइम है आपकी टैक्स सेविंग का। इस टाइम पर नवंबर हमारा एंड होने वाला है, आपको ये पता है कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आनी है या फिर आ चुकी है। अगर कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आपको पता लग गई है, तो आप उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। और आपके एम्प्लॉयर की तरफ से भी डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिल गया होगा। तो इस तरीके का कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म आपके एम्प्लॉयर से आपको मिला होगा, इसको हम फॉर्म नंबर 12BB भी कहते हैं। इसके अंदर आपको अपना नाम, आपका पैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म दे रहे हैं वो सब फिल करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको एचआरए मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो आपको मेंशन करना होता है कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट आप कितना पे कर रहे हैं, रेंट, लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, लैंडलॉर्ड का एड्रेस क्या है, और अगर आप रेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा पे कर रहे हैं तो आपको उस केस में लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी देना जरूरी होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक अपनी शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि जिन लोगों को एचआरए मिलता है वो क्या करते हैं, फेक एचआरए की भी क्लेम करते हैं, फेक अपना रेंट दिखा देते हैं कि हम रेंट रिसीट देके अपने एम्प्लॉयर को कि हम रेंट पे रहते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पहले नोटिस नहीं आते थे लेकिन अब नोटिस आते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में भी एआई टूल डाल दिया गया है। इनकम टैक्स का एआई टूल ये एंट्री स्केच कर रहा है बहुत तेजी से कि कौन सी इस तरीके की फेक एंट्री है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो एआईएस है, एआईएस के थ्रू पता लग जाती है कि लैंडलॉर्ड के एआईएस में भी आती है इंफॉर्मेशन और टेनेंट के एआईएस में भी आता है, जिससे क्रॉस चेक हो जाती है इंफॉर्मेशन और आपकी जो एंट्री है वो सही है या गलत है उसका डिपार्टमेंट पता लगा सकता है। तो फेक एचआरए क्लेम बिल्कुल मत करिए। अगर आप जेन्युइनली रेंट पे रह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली फिल करके अपने एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट है आपका लीव ट्रेवल कंसेशन असिस्टेंस। अगर आपने लीव ट्रेवल अलाउंस आपको मिल रहा है, आपने उसको यूज किया है, तो वो सब आप डिडक्शंस डिक्लेरेशंस यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इंटरेस्ट की, जो आपने होम लोन का इंटरेस्ट है उसकी आपको रिडक्शन लेनी है तो वहां की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है सारी। फिर चैप्टर 6A की जो डिडक्शंस होती हैं एटीसी की, लाइक आपके बच्चों की ट्यूशन फीस, आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट, आपका पीपीएफ का पेमेंट, आपका एलआईसी का पेमेंट, आपने सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट किया है बिटिया के, तो वो सब आपको डिक्लेरेशन देनी होती है एटीसी के अंदर। देन आपका सेक्शन आता है 80E, 80G, 80TT, यानी कि डोनेशन, आपका जो एजुकेशन लोन है वो आपका आ गया, आपका जो सेविंग का इंटरेस्ट है वो सारी डिक्लेरेशन आ गई। तो एटीसी की रिबेट हमारी बहुत ही कॉमन होती है, उसको बड़ा डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपकी इसके अलावा जो भी डिडक्शन हो आप यहाँ पे डाल के दे सकते हैं। आपने इस फॉर्म को देखा होगा, ये पूरा फॉर्म जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चर किया गया है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली इसमें मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बड़ा बड़ा लिख भी सकते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म कहीं आगे नहीं जाता है, ये जस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास जाता है। एम्प्लॉयर इसके अकॉर्डिंग आपकी टीडीएस की कैलकुलेशन करता है और आपका टीडीएस डिडक्ट करता है आपकी सैलरी में से। ये था हमारा क्विकली फॉर्म 12BB। ये फॉर्म बहुत पुराना है, आज का कोई नया फॉर्म नहीं है, इसीलिए इस फॉर्म में कोई चेंजेस भी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा अभी रिसेंट एक नोटिफिकेशन आई थी, उस नोटिफिकेशन के अंदर एक नया फॉर्म ऐड किया गया, फॉर्म 12BAA। नोटिफिकेशन आई थी आपकी 15 अक्टूबर 2024 को, और इस नोटिफिकेशन के अंदर एक नए फॉर्म के बारे में बात की गई, विच इज फॉर्म 12BAA। ये फॉर्म आपको बेनिफिट देता है कि अगर आपका टीडीएस के अलावा टीसीएस भी कुछ डिडक्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप उसका क्लेम भी ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के थ्रू। प्रेजेंट सिचुएशन से पहले मैं एक पास्ट की सिचुएशन बताती हूँ आपको। पहले क्या होता था,
देखिए, अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं 10 लाख से ऊपर की, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन होगी। 1% आपका जो है टीडीएस डिडक्ट होता है कार परचेजिंग पर। सेम एज अगर आप कैश विड्रॉल करने के लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर, वहां पर भी आपका टीसीएस डिडक्ट होता है। सेम एज अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो जो आपका बायर है, बायर आपका जो पेमेंट करेगा वो उतना अमाउंट टीडीएस का काट के करेगा, मतलब 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपका जो है वो काट के बैलेंस पेमेंट आपको करता है, तो वो भी टीडीएस डिडक्ट हो गया आपका, जो आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होता है। पहले क्या होता था, आपको इन सब चीजों की जो इंफॉर्मेशन है अपने एम्प्लॉयर को नहीं देनी होती थी, सिर्फ आपको एम्प्लॉयर को अपनी डिडक्शंस बतानी होती थी, अपनी इन्वेस्टमेंट बतानी होती थी, जो अभी हमने रिसेंटली फॉर्म 12BB में डिस्कस करी, और आपकी जो टीडीएस की कैलकुलेशन है वो आपका एम्प्लॉयर कर देता था। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी थी जो आपने सेल करी, उसके ऊपर आपका 2 लाख रुपीज टीडीएस डिडक्ट कर लिया आपके बायर ने, तो होता क्या था, आपके एम्प्लॉयर ने भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया आपकी सैलरी के ऊपर, और बाद में जब आपने रिटर्न फाइल करी तो सैलरी में तो पूरा टीडीएस डिडक्ट होके आपका कोई टैक्स नहीं बना। अब आपने आपके जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज डिडक्ट कर लिए थे आपके एम्प्लॉयर ने, सॉरी आपके प्रॉपर्टी के बायर ने, वो 2 लाख रुपीज का आप डिडक्शन या रिफंड क्लेम करते हैं टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ये क्या है, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रहा था कि 2 लाख आपके पहले ही काट लिए बायर ने, लेकिन बाद में आप उसको एज अ रिफंड क्लेम कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द ईयर आपके ऊपर जो है आपका एम्प्लॉयर भी टीडीएस काट रहा है आपकी सैलरी के ऊपर। तो यहाँ पर जो टैक्स पेयर है उसको डबल मार पड़ रही थी कि क्या वो दो बार अपना टीडीएस कटवाए। तो ड्यूरिंग द ईयर देखिए क्या होता है, टैक्स पेयर के पास भी ना लिक्विडिटी की कमी हो जाती है फंड की, कि टीडीएस भी इतना मेजर जा रहा है और चीजों पे भी उसका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हो रहा है। बाद में वो उसको रिफंड क्लेम कर सकता है, दैट्स ट्रू, बट अभी के लिए तो उसके लिए एक सरदर्दी बन गई। तो बजट जब हमारा आया रिसेंटली अभी जुलाई 2024 में, तो उसमें ये बात कही गई कि अगर आपका कोई ड्यूरिंग द ईयर टीसीएस करता है या फिर टीडीएस करता है, तो अब हम एक नया फॉर्म निकालेंगे, उस फॉर्म के थ्रू आप ये इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, जिसके बिहाफ पर अब आपका एम्प्लॉयर जो आपका टीसीएस या टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको भी कंसीडर करेगा, और बैलेंस आपका जो टीडीएस बनता है उतना ही आपकी सैलरी में से डिडक्ट करेगा। तो ये आपका नया रूल आया, बजट इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया इस नोटिफिकेशन के थ्रू, और फिर आपका आया फॉर्म नंबर 12BAA। अब आपको अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 12BB के साथ साथ देना होगा फॉर्म 12A भी, जिसके थ्रू आप जो है अपना जो टैक्स है वो और ज्यादा सेव कर पाएंगे। ये भी सेम है आपका, यहाँ पे आपको अपना नेम एंड एड्रेस मेंशन करना है, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर मेंशन करना है, फाइनेंशियल ईयर आपको मेंशन करना है प्रॉपरली, सो दैट उसी फाइनेंशियल ईयर में उसकी आपको रिबेट मिलेगी। फिर उसके बाद इसका फर्स्ट ऑप्शन है डिटेल ऑफ अदर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे अदर वर्ड इसलिए यूज हो रहा है कि जो टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है आपकी सैलरी का, वो तो आपके एम्प्लॉयर को पता ही है कि उसको कितना काटना है या कितना वो कैलकुलेट करने जा रहा है। तो यहाँ पे अदर यानी कि किसी और ने भी अगर आपका टीडीएस काटा है, जैसे कि अगर आपके कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, बैंक से इंटरेस्ट आता है आपको सेविंग पे, फिक्स डिपॉजिट पे, तो उस पर भी आपका 10% टीडीएस कटता है। तो इस तरीके का अगर कोई टीडीएस कटा है, किस इनकम पे कटा है, वो सारी डिटेल आपको डालनी है इस फॉर्म के अंदर। वो आपको कैसे पता लगेगी, आपका एक फॉर्म 26A होता है, ऑनलाइन निकलता है आपके लॉगिन में, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका किसने कितना कितना टीडीएस काटा है। अगर आपको ये फॉर्म खुद से ना मिले तो आप अपने सीए से भी इसको फेच करवा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी हैं, आप कैसे 26A डाउनलोड करेंगे हमारे खुद के चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आपको टीडीएस की डिटेल निकालनी है 26 ईयर्स से, वहां पे आपको मेंशन करना है कि कौन से सेक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, किसने डिडक्ट किया है, क्या एड्रेस है, उसका टैन नंबर क्या है, कितना अमाउंट उसने डिडक्ट किया है, और किस इनकम पर। यानी कि लेट्स सपोज आपकी 10,000 इंटरेस्ट की इनकम थी जिसके ऊपर 100 रुपीज डिडक्ट हुआ है आपका, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। देन आपकी डिटेल आती है टीसीएस की, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, किसने आपका टीसीएस काटा है। लेट्स सपोज आपने 10 लाख की गाड़ी ली है, 10 लाख की गाड़ी के ऊपर आपका जो है टीसीएस डिडक्ट हुआ है 10,000 रुपीज का, क्योंकि 1% आपका लगता है टीसीएस। तो यहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर सेक्शन किसने काटा है, उसका एड्रेस क्या है, टैन नंबर क्या है, ठीक है, और कितने अमाउंट के ऊपर वो कलेक्ट किया गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन डाल के दे देनी है। तीसरा पार्ट है लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे लॉस वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है, सॉरी इंटरेस्ट अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का क्लेम करते हैं तो वो हमेशा माइनस साइड पे आता है, वो लॉस साइड पे आता है आपका। तो अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे डाल के अपने एम्प्लॉयर को दे देनी है।
फिर उसके बाद जब आप ये इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दे देंगे तो आपका एम्प्लॉयर आपकी इन्वेस्टमेंट डिटेल और टीसीएस की डिटेल, टीडीएस की डिटेल चेक करेगा और आपका टीडीएस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपका किसी और ने भी टीडीएस टीसीएस डिडक्ट किया है तो उन सबकी आपको रिबेट दे दी जाएगी आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, और जो नेट लाइबिलिटी आपकी टीडीएस की बनेगी उतना ही आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो टीडीएस है, आप नोटिस करेंगे कि आपका टीडीएस कम से कम डिडक्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा सैलरी आपको आपके हाथ में मिलने वाली है। तो ये थी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टैक्स स्मूथ को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।